हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल यूपीएससी कॉन्सेप्ट गुरु में। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम सॉल्व करने वाले हैं यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिससे हमें यूपीएससी का एक पैटर्न समझने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी और जो एलिमिनेशन मेथड होता है उसको कैसे अप्लाई करना है वो सारी चीज़ें हमें समझ आएगी। और यूपीएससी किस तरह के सवाल पूछता है वो सब चीज़ें भी हम समझेंगे इसमें। सबसे पहला क्वेश्चन है, यदि राज्यसभा किसी धन विधेयक में सारभूत संशोधन करती है तो तत्पश्चात क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, इस विधेयक पर आगे कार्यवाही कर सकती है। क्योंकि ये जो बात हो रही है वो हो रही है धन विधेयक के संबंध में। किसके संबंध में? धन विधेयक के संबंध में। जो धन विधेयक है उसमें लोकसभा के पास में एक विशेषाधिकार प्राप्त है जो कि राज्यसभा के पास में नहीं है। ठीक है, तो जो लोकसभा है वो चाहे तो उसको स्वीकार भी कर सकती है, इनकी अनुशंसाओं को चाहे तो स्वीकार भी कर सकती है। सेकंड है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? भारत में एक ही व्यक्ति को एक ही समय में 2 या अधिक राज्यों में राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जा सकता है, तो ये गलत है। कोई व्यक्ति एक साथ 2 राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी है, भारत में राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। नहीं, ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ना कि राज्यपाल के द्वारा। फिर बात करेंगे, भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु कोई भी अभिक्रिया अधिकथित नहीं है। ये बिल्कुल सही है। जो भारत का संविधान है उसमें ये नहीं बताया गया है कि किसी राज्यपाल को कैसे हटाना है। नेक्स्ट है, विधायी व्यवस्था वाले संघराज्य क्षेत्र में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा बहुमत समर्थन के आधार पर की जाती है। तो जो ये क्वेश्चन है ये कुछ संघराज्य क्षेत्र के हिसाब से देखा जाए तो शायद सही मान सकते हैं, लेकिन अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली का जो मुख्यमंत्री है उसको उपराज्यपाल के द्वारा नहीं बल्कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, इसलिए ये क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। कथन ये गलत है। फिर बात करें, एबिसिनी पठार अरब में है। नहीं, ये इथियोपिया में है। एटलस पर्वत जो है वो उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में है। गुयाना जो है वो दक्षिण अमेरिका में है। और ओकावांगो द्रोणी जो है वो बोत्सवाना में पाई जाती है। फिर हम बात करेंगे, भारतीय शिलावस्तु के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बादामी की गुफाएं भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं हैं। ये क्वेश्चन गलत है, ये कथन गलत है, क्योंकि सबसे पुरानी जो हैं वो बराबर की गुफाएं हैं। फिर बात करें, बराबर की शैलकृत गुफाएं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा आजीविकों के लिए बनवाई गई थी। नहीं, ये अशोक के द्वारा बनवाई गई थी, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा इनको नहीं बनवाया गया था। एलोरा में गुफाएं विभिन्न धर्मों के लिए बनाई गई हैं। हाँ, ये सही है, क्योंकि ये जैन और बौद्ध दोनों धर्मों से संबंधित हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन केवल 3 है। बात करें, पुनर्योजन डीएनए प्रौद्योगिकी आनुवांशिक इंजीनियरिंग जीनों को स्थानांतरित होने देता है पौधों की विभिन्न प्रजातियों में। सही है। जंतुओं से पौधों में, ये भी सही है। सूक्ष्म जीवों से उच्चतर जीवों में, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1, 2 और 3। भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री युआन च्वांग ने तत्कालीन भारत की सामान्य दशाओं और संस्कृति का वर्णन किया है। इन्होंने बताया है, सड़क और नदी मार्ग लूटमार से पूरी तरह सुरक्षित थे। ये सही नहीं है। इनकी किताब में कहीं कहीं लिखा है कि जो नदी मार्ग थे वहाँ पर लूटमार की घटनाएं अक्सर देखने को मिलती थी, इसलिए पहला जो कथन है वो गलत है। दूसरा है, जहाँ तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न है, अग्नि, जल व विष द्वारा सत्य परीक्षा की जाती थी, तो ये बिल्कुल सही है। तीसरा जो है, व्यापारियों को 9 घाटों और नाकों पर शुल्क देना पड़ता था, तो ये भी सही है। अगर हम इसमें एलिमिनेशन मेथड को अप्लाई करके देखें, जैसे ही हमारा पहला कथन गलत हुआ तो हम देख लेंगे इसमें भी पहला आ रहा, ये भी नहीं हो सकता, इसमें पहला आ रहा, ये भी नहीं हो सकता, इसमें भी 1 का ऑप्शन है, ये भी नहीं हो सकता, तो बचा सिर्फ हमारा ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3। बात करेंगे कुछ प्रजातियों के विषय में कि कौन सी यहाँ पे प्राकृतिक रूप से भारत में पाई जाती हैं। तारा कछुआ, मॉनिटर छिपकली, वामन सुअर और स्पाइडर वानर। तो ये जो 1, 2 और 3 है ये भारत की मूल प्रजाति है। जो स्पाइडर वानर है वो मध्य और दक्षिण अमेरिका में मिलती है, भारत में नहीं। भारत की मूल प्रजाति नहीं है वो। निम्नलिखित में से कौन से भारत के कुछ भागों में पीने के जल में प्रदूषक के रूप में पाए जाते हैं? तो इसमें सबसे पहले है आर्सेनिक, फ्लोराइड और यूरेनियम। इसका ऑप्शन हो जाएगा 1, 3 और 5। भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य किस तरह से चुने गए थे, इसकी बात करी जा रही है। उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित नहीं, सीधे प्रत्यक्ष निर्वाचन का तो कोई जिक्र नहीं था।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित, नहीं ऐसा भी नहीं हुआ था। प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषज्ञता के लिए चुने गए थे, ये भी सही नहीं है। बात करेंगे इनमें से कौन स्तनधारी, समुद्री घोड़ा, समुद्री गाय और समुद्री सिंह। जो समुद्री गाय है इसी को डुगोंग बोलते हैं, जो कि दक्षिण भारत में जो मन्नार तट है हमारा, उसके आसपास ये देखने को मिलती है। इसको शाकाहारी, क्योंकि ये शाकाहारी है इसलिए इसको समुद्री गाय बोलते हैं, डुगोंग। इसके बाद में बात करेंगे इसमें कौन सा है, एक तो समुद्री गाय और समुद्री सिंह जो है ये स्तनधारी है। समुद्री घोड़ा जो है वो फिश है, वो स्तनधारी नहीं है। बात करें भारत के संविधान में संशोधन केवल लोकसभा में एक विधेयक की पुरस्थापना द्वारा ही प्रारंभ किया जाता है, ये गलत है। संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में भी पुरस्थापित किया जा सकता है और राज्यसभा में भी किया जा सकता है। इसकी कोई अनिवार्य शर्त नहीं है कि ये सिर्फ लोकसभा से ही होना चाहिए, इसलिए पहला कथन हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा कथन है, यदि ऐसे संशोधन संविधान में संघीय चरित्र में परिवर्तन की मांग करता है तो संशोधन का अनुसमर्थन भारत के सभी राज्यों, ये जो है ये वाक्य गलत है। सभी राज्यों नहीं होगा, आधे से अधिक राज्यों की इसमें सहमति आवश्यक होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 और ना ही 2। भारत का महान्यायवादी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, बिल्कुल सही है। लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है, ये भी बिल्कुल सही है। लोकसभा में बोल सकता है, ये भी सही है। लोकसभा में मतदान नहीं कर सकता है, ये जो कथन है ये गलत है। इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। बात करें शर्करा उद्योग के, चीनी उद्योग की बात कर रहा है कि उपोत्पाद की उपयोगिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। खोई को ऊर्जा उत्पादन के लिए जैव मात्रा ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है, ये बिल्कुल सही है। सीरे को कृत्रिम उर्वरकों के उत्पादन के लिए नहीं, इससे उर्वरक नहीं बनाए जाते हैं, उर्वरकों के उत्पादन में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। सीरे को एथेनॉल उत्पादन के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है, हाँ बिल्कुल, एथेनॉल और अल्कोहल के निर्माण में इसका प्रयोग किया जा सकता है, उसके उत्पादन में। अलग अलग ऋतुओं में दिन समय और रात्रि समय के विस्तार में विभिन्नता किस कारण से होती है। पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन, नहीं, इससे सिर्फ दिन रात्रि होती है। इसमें दिन समय और रात्रि समय के विस्तार, मतलब दिन बड़े और रात्रि छोटे, ये सब कैसे होते हैं ये पूछा है। मतलब ऋतु परिवर्तन की एक तरीके से बात कर रहा है, क्योंकि हम देखते हैं सर्दियों में जो दिन है वो छोटे होने लगते हैं, रात्रि और बड़ी होने लगती है। ये थोड़ा सा फंसाने वाला सवाल है, इससे आप लोग इस बात से कंफ्यूज हो सकते हैं। दिन समय मतलब कि दिन और रात होने की बात कर रहा है, लेकिन नहीं, इसमें बात कर रहा है दिन समय और रात्रि समय में परिवर्तन की। तो ये हो रहा है जो दिन छोटे होने लगते हैं, दिन बड़े होने लगते हैं, उसकी बात कर रहा है। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय रीति से परिक्रमण, हाँ ये कुछ हद तक सही है, लेकिन आगे हम इसके बाकी ऑप्शंस पढ़ेंगे। स्थान की अक्षांशीय स्थिति, ये भी नहीं सही है। पृथ्वी का नत अक्ष पर परिक्रमण, ये इसका सबसे सही आंसर इसलिए क्योंकि जो हमारी अर्थ है वो टिल्टेड है थोड़ी सी, और ये क्योंकि झुकी हुई है और फिर ये सूर्य का परिक्रमण कर रही है, तो ये इसका सबसे सही और सटीक उत्तर है। ये दोनों ही कारण हैं दिन और रात्रि के समय के परिवर्तन के। फिर हम बात करेंगे नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है, जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीपीय बड़ी नदियाँ पूर्व की ओर बहती हैं। ऐसा क्यों है? जो हमारी सामान्यतः नदियाँ हैं उनका प्रवाह इस तरह से होता है पूर्व की ओर, लेकिन जो नर्मदा नदी है उसका प्रवाह पश्चिम की ओर है। इसका सबसे उपयुक्त पूछा है, यह एक रेखीय विभ्रंश घाटी में रहती है, ये बिल्कुल सही आंसर है। विंध्य और सतपुड़ा के बीच बहती है, इसलिए इसका पश्चिम की ओर बहने से कोई सरोकार नहीं है। भूमि का ढलान मध्य भारत से पश्चिम की ओर है, ये गलत है। भूमि का ढलान जो है मध्य भारत से पूर्व की ओर है, ना कि पश्चिम की ओर। पृथ्वी ग्रह पर अधिकांश अलवण जल बर्फ छत्रक और हिमनद के रूप में रहता है। शेष अलवण जल का सबसे अधिक भाग जो है वो किस रूप में पाया जाता है? तो इसका ऑप्शन है सी। हिमनद के बाद में सबसे ज़्यादा जल जो है वो भूमिगत जल के रूप में हमें देखने को मिलता है। नौक्रेक जैव मंडल की बात करें गारो पहाड़ियों में है, ये बिल्कुल सही है। नौक्रेक जो है वो आसाम में है। लोकटक झील जो है वो बरेल क्षेत्र में है, नहीं, वो मणिपुर रेंज में है, मणिपुर पहाड़ी में देखने को मिलता है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें डाफला पहाड़ियों में नहीं है, वो मिसमी और पटकाई पहाड़ियों में है, ये भी गलत है। ऑप्शन केवल एक सही है।
पृथ्वी के पृष्ठ पर गतिक परिवर्तन लाने के लिए जिम्मेदार हैं? कौन कौन? विद्युत चुम्बकीय विकिरण, भूतापीय ऊर्जा, गुरुत्व बल, प्लेट संचलन, पृथ्वी का घूर्णन और पृथ्वी का परिक्रमण। ऑप्शन नंबर डी इसमें सारे ही सही हैं। निम्नलिखित में से किस निकाय का संविधान में उल्लेख नहीं है? राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग, क्षेत्रीय परिषद है। ये तीनों ही सही हो जाएंगे क्योंकि ये तीनों ही गैर संवैधानिक निकाय हैं। इनका संविधान में कोई उल्लेख मूल संविधान में नहीं है। भारत के तेभागा किसान आंदोलन की क्या मांग थी? इसका ऑप्शन नंबर ए जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे से कम करके 1/3 करने की मांग करी गई थी। बात करें, संसद अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए कोई भी कानून बना सकती सभी राज्यों की सहमति से, ये सही नहीं है। बहुसंख्य राज्यों की सहमति से, ये भी सही नहीं है। संबंधित राज्यों की सहमति से नहीं, बिना किसी भी राज्य की सहमति के आर्टिकल 253 के आधार पर। बात करें, घास स्थलों में वृक्ष पारिस्थितिकी अनुक्रमण के अंश के रूप में किस कारण घासों को प्रतिस्थापित नहीं करते हैं? ऑप्शन नंबर सी जल की सीमाओं एवं आग के कारण। पारितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रमण सही है? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सबसे ज़्यादा जो उत्पादकता है वो मैंग्रोव में देखने को मिलती है, फिर घास स्थलों में, उसके बाद झील में और अंततः महासागरों में। घटती उत्पादकता की बात करी है, ये ध्यान रखना है। भू संरक्षण की परिरेखा बंधन विधि का प्रयोग कहाँ के लिए किया गया है? ये कंटूर बांधों की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो प्रबल पवन क्रिया के अधीन मरु उपांत की नहीं, नदी प्रवाहों के सन्निकट नहीं, ये भी नहीं है। अवतरण के बढ़कर फैलने की संभावना से, ये भी सही नहीं। ये जो है परिरेखा बंधन जो है वो पहाड़ी या फिर ढालों में मिट्टी कटाव को रोकने हेतु प्रयोग की जाती है। इसमें ऐसे छोटे छोटे से रेखा टाइप बना ली जाती हैं और वहाँ पे घास वगैरह इन सबसे ऐसे बांध टाइप के बना दी जाती है ताकि जो मिट्टी बारिश हो तो मिट्टी का कटाव नहीं होता है इससे। सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार पेशा अधिनियम को 1996 में अधिनियमित किया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक उसके उद्देश्य के रूप में अभिज्ञात नहीं है? तो स्वशासन प्रदान करना भी है, पारंपरिक अधिकारों को मान्यता देना भी है, जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्रों का निर्माण करना इसके अंतर्गत पेशा अधिनियम के अंतर्गत नहीं आता है। ये आता है 6वीं सूची का हिस्सा है, पेशा का ये नहीं है। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी अधिनियम 2006 के अधीन व्यक्तिगत या सामुदायिक वन अधिकारों अथवा दोनों की प्रकृति एवं विस्तार के निर्धारण की प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए कौन प्राधिकारी होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, ग्राम सभा। अनाजों और तिलहनों के अनुपयुक्त रखरखाव और भंडारण के परिणाम स्वरूप अविशों का उत्पादन होता है जिन्हें अफ्लाटॉक्सिन के नाम से जाना जाता है, जो सामान्यतः भोजन बनाने की आम विधि द्वारा नष्ट नहीं होते हैं। अफ्लाटॉक्सिन किसके द्वारा उत्पादित होते हैं? तो फफूंद के द्वारा। आप लोगों ने देखा होगा जब हम अनाज को कहीं नमी वाली जगह पर या फिर अच्छे तरीके से उसका रखरखाव अच्छा नहीं होता तो छोटे छोटे से वो बन जाता है, मतलब मैं उसको समझा नहीं पा रही हूँ, वो अनाज के छोटे छोटे से ढेर जैसे बन जाते हैं। तो वो किसकी वजह से होता है? फफूंद लग जाता है। घर में हम उसको बोलते हैं ना कि इसमें फफूंद लग गया है, ग्रीन ग्रीन सा हो जाता है थोड़ा सा, तो वो जो है ना वो टॉक्सिक होता है बहुत ज़्यादा। बात करेंगे, भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में इसकी बात करी गई है। आर्थिक न्याय की, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्यायों की बात करी गई है ना, उद्देशिका में भी और नीति निर्देशक तत्वों में भी। नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आर्टिकल 38 और 39 जो है वो आर्थिक न्याय के विषय में बात करता है। पुराने और प्रयुक्त कंप्यूटरों या उनके पुर्जों से असंगत अव्यवस्थित निपटान के कारण निम्नलिखित में से कौन से ई अपशिष्ट के रूप में पर्यावरण में निर्मुक्त होते हैं? बेरिलियम, कैडमियम, क्रोमियम, हेप्टाक्लोर, पारद, सीसा, प्लूटोनियम। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 2, 3, 5 और 6, क्योंकि जो हेप्टाक्लोर है वो कीटनाशक है और जो प्लूटोनियम है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारक हैं? इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, NOx और SO2।
पारितंत्रों में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खाद्य श्रृंखला उस क्रम का निदर्शन करती है जिसमें जीवों की एक श्रृंखला एक दूसरे के आहार द्वारा पोषित होती है। ये बिल्कुल सही है। इसमें प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता, सब ये जो खाद्य श्रृंखला है ये एक दूसरे की निर्भरता को ही दिखाती है। खाद्य श्रृंखला एक जाति की समष्टि के अंतर्गत पाई जाती नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये अलग अलग जातियों के अंतर्गत पाई जाती है। जैसे कि टिड्डे को मेंढक खाता है, मेंढक को सांप खाता है। ये इसी तरीके से जो हमारी बनती है वो एक ही प्रजाति के अंतर्गत नहीं है। जैसे कि हिरण है, हिरण को शेर खाता है, इस तरह से। तो ये गलत हो जाएगा। खाद्य श्रृंखला उस प्रत्येक जीव की संख्याओं का जो दूसरे के द्वारा खाई जाती है, नहीं, ये संख्या की बात नहीं करता है। इसके बाद में हम बात करेंगे राष्ट्रीय उद्यान और उनसे होकर बहने वाली नदियाँ। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है गंगा नदी, ये गलत है। इससे संबंधित है रामगंगा नदी। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान मनास नहीं, ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से बहती है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान के पास कावेरी नहीं, कुंती पुझा नदी बहती है। तो इससे सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं। इसमें निम्नलिखित जीवों पर विचार कीजिए। एगेरिकस, नॉस्टॉक और स्पाइरोगायरा कौन से जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होते हैं? तो इसका सही है ऑप्शन नंबर 2, नॉस्टॉक, क्योंकि यह जो है ये साइनोबैक्टीरिया है। बाकी ये एगेरिकस कवक है और स्पाइरोगायरा जो है वो शैवाल है। बात करें निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे मृदा में नाइट्रोजन को बढ़ावा देते हैं? तो पहला है जंतुओं द्वारा यूरिया का उत्सर्जन, दूसरा है मनुष्य द्वारा कोयले को जलाना, तीसरा है वनस्पति की मृत्यु। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सिंह पक्षी वानर, मैकॉक बोलते हैं इसको, लाइन टेल्ड मैकॉक बोलते हैं, अपने प्राकृतिक आवास में पाया जाता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 और 3। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में। आंध्र प्रदेश में ये नहीं पाया जाता है। ये इस साल भी बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय रहा है, इसलिए हमें लाइन टेल्ड मैकॉक को ज़रूर पढ़ना है। इसका IUCN स्टेटस क्या है हमें वो भी देखना है। लाइन टेल्ड मैकॉक जो है वो एंडेंजर्ड है। फिर हम बात करेंगे कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को विहार कहते हैं। दोनों में से क्या अंतर है? इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है स्टूडेंट्स को कि चैत्य और विहार। विहार मतलब होता है एक तरीके से मान के चलिए घर, ठीक है। तो घर में हम क्या करते हैं? आराम करते हैं। तो इसलिए विहार जो थे वो क्या थे? आराम करने के लिए थे, मतलब निवास स्थान बोल सकते हैं। विहार मतलब घर, ठीक है। तो निवास स्थान। चैत्य मतलब पूजा स्थल, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? निर्वाण मतलब तृष्णा रूपी अग्नि का शमन, जो हमारी इच्छाएं होती हैं उनका जो मतलब खत्म हो जाना एक तरीके से। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? देश के शासन के लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व। साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ? ऑप्शन नंबर सी, साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन नंबर बी, क्रिप्स प्रस्ताव की प्रक्रिया में। किसी देश का भुगतान संतुलन किसका व्यवस्थित अभिलेख है? तो ऑप्शन नंबर ए, किसी निर्धारित समय के दौरान सामान्यतः 1 वर्ष में किसी देश का समस्त आयात और निर्यात का लेन देन जो है इसी को हम भुगतान संतुलन कहते हैं, कि हमने कितना सामान किसी अन्य देश से मंगवाया और कितना सामान हमने किसी अन्य देश में भेजा, इसी का जो लेखा जोखा होता है उसी को हम बोलते हैं भुगतान संतुलन। निम्नलिखित में से कौन से मामलों में भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को नियंत्रित करता है? ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा डी, परिसंपत्तियों की तरलता, शाखा विस्तार, बैंकों का विलय, बैंकों का समापन। मतलब कोई भी नीलामी होती है, कोई भी जो बैंक है उसको अगर मतलब उसको बेचना है, उसकी नीलामी करना है, उसकी जो मशीनरीज हैं या जो भी उसके अंदर संपत्ति है उसकी जो तरलता है उसको लिक्विडेट करा देना मार्केट में, वो भी RBI निर्धारित करता है। शाखा विस्तार, किसी की ब्रांच को अगर बढ़ाना है किसी भी बैंक को तो उसके लिए भी RBI की परमिशन की ज़रूरत पड़ती है। किसी भी बैंक का विलय करना है,
अगर देखते हैं किसी बैंक की स्थिति खराब है तो उसको मर्ज कर देते हैं, वो भी आरबीआई डिसाइड करता है। और बैंकों को अगर पूर्णतः खत्म करना है, समाप्त करना है, तो उसको भी आरबीआई ही रेगुलेट करता है। इसलिए ये चारों ही सही हो जाएंगे। बैंक दर में वृद्धि सामान्यतः इस बात का संकेत है, अगर बैंक रेट बढ़ रहा है तो उसका क्या मतलब है, ब्याज की दर के गिरने की संभावना है, नहीं। अगर बैंक रेट बढ़ रहा है, आरबीआई ने मान लीजिए 5% था, इसको अगर बढ़ा करके 6% बैंक रेट कर दिया है, इसका मतलब क्या है कि जो ऋण है, जो लोन है, वो महंगा होने वाला है। ठीक है, तो ये बाजार दर के गिरने की, ब्याज की बाजार दर की गिरने की संभावना, ये गलत है। केंद्रीय बैंक अब वाणिज्यिक बैंकों को कर्जे नहीं दे रहा, नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर उसने बैंक रेट बढ़ा दिया है तो कर्जे देना बंद कर दिया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कर्जा महंगा हो गया है, देना बंद नहीं किया। केंद्रीय बैंक सस्ती मौद्रिक नीति, नहीं, ब्याज दर महंगे हो गए हैं तो ये महंगी मौद्रिक नीति है, सस्ती नहीं है। केंद्रीय बैंक महंगी मौद्रिक नीति का अनुसरण कर रहा है, बिल्कुल सही है। भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था किसके लिए, संसाधनों को बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती है, तो ये है आर्थिक विकास के लिए, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह के निर्माण की बात की जाती है। बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है। सिंधु सभ्यता के लोगों की बात हो रही, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, बिल्कुल नहीं। सिंधु सभ्यता में हमें विशाल महल और मंदिर कहीं नहीं मिले हैं। वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, बिल्कुल, इसमें मातृ देवी की पूजा की बात करी गई है। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे, नहीं, ऐसा भी कहीं चर्चा में नहीं आया है, इसलिए केवल 2। निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी टैटू बनवाने के कारण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित हो सकती है। चिकनगुनिया, यकृत शोथ बी, इसको हेपेटाइटिस बी बोलते हैं, HIV एड्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 और 3। एक तो जो हेपेटाइटिस बी होता है वो भी संचारी रोग होता है, वो फैलता है, अगर आप किसी का जूठा खाएंगे, उसको यूज़ किया गया निडल अगर इंजेक्शन के थ्रू आपको यूज़ किया जाएगा तो भी फैलता है, खांसी से, छींक से, वो उस तरह से फैलता है। और HIV एड्स भी जो है वो जूठा खाने से, इस तरीके से स्पर्श के थ्रू फैलता है। लेकिन जो चिकनगुनिया है वो मच्छरों के द्वारा फैलता है, संचारी रोग नहीं है ये। फिर बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप हैं। तो पहला है कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपस्या है और तपश्चर्या है। प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो, आत्मा होती है, बिल्कुल सही है। कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए, ये भी सही है। जैनों से ही संबंधित है एक संलेखना पद्धति, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3। निम्नलिखित में से कौन सा एक पद केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए दिक स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पारिस्थितिक कर्मता। प्रकाश रासायनिक धूम का बनना किनके बीच अभिक्रिया का परिणाम होता है। ऑप्शन नंबर ए, NO2O3 तथा पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट के बीच सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए, कैल्शियम, लोहा और सोडियम। उपयुक्त खनिजों में से मानव शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए किन की आवश्यकता होती है। डी 1, 2 और 3, कैल्शियम की भी, लौह की भी और सोडियम की भी, तीनों की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, लोक लेखा की संसदीय समिति लोकसभा के अधिकतम 25 सदस्यों से गठित होती नहीं, ये 22 सदस्यों से बनती है। 15 सदस्य लोकसभा के और 7 सदस्य राज्यसभा के, इसलिए पहला गलत हो गया। सरकार के पहला गलत होते ही एक तो ये ऑप्शन जो है हमारा एलिमिनेट हो गया, एक ये वाला एलिमिनेट हो गया। अब जो है हमें चेक करना है 2, 3 या फिर केवल 3 में से। सरकार के विनियोग तथा वित्त लेखाओं की जांच करती है, ये बिल्कुल सही है। फिर हम बात करेंगे भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की भी जांच करती है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर बी 2 और 3। दादू दयाल, गुरु नानक और त्यागराज उस समय उपदेश देते थे जब लोधी वंश का पतन हुआ था तथा बाबर सत्तारूढ़ हुआ था। बाबर 1526 में सत्तारूढ़ हुआ था। तो हम सबका टाइमलाइन देख लेते हैं। दादू दयाल जो थे 1544 से 1603 के मध्य थे। गुरु नानक जो थे वो 1469 से 1539 तक थे। त्यागराज जो थे वो 1767 से 1847 तक थे। तो इसका सही ऑप्शन केवल बे गुरु नानक। पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीव अपघटक जीव कहलाते हैं। अपघटक
एक विषाणु, कवक और जीवाणुओं की बात करी गई है, तो इसका सही आंसर है केवल 2 और 3। जो वायरस होते हैं वो अपघटक नहीं होते, बाकी कवक और जीवाणु वो अपघटक होते हैं। संसार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मत्स्य क्षेत्र उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ उष्ण तथा शीत सागरीय धाराएं मिलती हैं, मतलब जहाँ पे गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलेंगी, जहाँ पर सागरीय धाराएं मिलेंगी वहाँ पर मत्स्य क्षेत्र सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी विषुवतीय वनों की अद्वितीय विशेषता है? ऊंचे घने वृक्षों की विद्यमानता जिनके किरीट निरंतर वितान बनाते हैं, बिल्कुल सही। बहुत सी जनजातियों का सह अस्तित्व हो, ये भी सही है। इसके बाद में अधिपादपों की असंख्य किस्मों की विद्यमानता, ये भी सही है। ये आप इक्वेटर के आसपास जो वन होते हैं उनमें आप देख सकते हैं, ये उसी की विशेषताएं दी गई हैं। निम्नलिखित में से कौन से पूंजीगत लेखा की रचना करते हैं? इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4 इसमें दिया जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि विदेशी ऋण भी पूंजीगत खाते के अंतर्गत आता है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जिसको हम बोलते हैं FDI, ये भी आता है पूंजीगत लेखा के अंतर्गत। और पोर्टफोलियो निवेश ये भी हमारा जो है पूंजीगत खाते के अंतर्गत आता है, लेकिन जो रेमिटेंस होता है वो हमारा आता है चालू खाते में। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऐतिहासिक स्थलों पर विचार कीजिए। अजंता की गुफाएं, लेपाक्षी मंदिर और सांची स्तूप, इनमें से कौन सा भित्ति चित्रकला, मतलब जो दीवारों पर बनी रहती है कलाएं, उसको बोलते हैं भित्ति चित्रकला के लिए जाना जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2। अजंता की गुफाएं और लेपाक्षी मंदिर जो है वो भित्ति चित्रकला के लिए प्रसिद्ध हैं, लेकिन जो सांची का स्तूप है वो प्रसिद्ध है अपने तोरण नक्काशी के लिए, मतलब जो बाहर साइड की दीवारों पर जो नक्काशी करी गई है ये उसके लिए जानी जाती है स्पेशली, ना कि भित्ति चित्रकला के लिए। और जो लेपाक्षी मंदिर है वो आंध्र प्रदेश में है और विजयनगर शैली के लिए प्रसिद्ध है। बात करें भारत में दार्शनिक विचार के इतिहास के संबंध में सांख्य संप्रदाय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सांख्य पुनर्जन्म या आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करते थे, ये गलत है। जो सांख्य थे वो स्वीकार करते थे। सांख्य की मान्यता है कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है, ना कि कोई बाह्य प्रभाव अथवा कारक, ये बिल्कुल सही है। फिर हम बात करेंगे भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा एक सिद्धांत संस्थागत रूप से निहित है? मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं, ये एकदम सही है। नेक्स्ट है जब तक मंत्रियों की संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं, ये भी सही है। राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है, ये गलत है। राज्य का अध्यक्ष मतलब प्रेसिडेंट की बात हो रही है, और मंत्रिमंडल का अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री होता है, इसलिए ये गलत है। इसका सही ऑप्शन है 1 और 2। महाद्वीपीय को अंतस्थों का वार्षिक ताप परिसर तटीय क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक होता है, इसके क्या कारण है? ऑप्शन नंबर 1 भूमि और जल के बीच तापीय अंतर। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे भारतीय कोयले के अभिलक्षण है? उच्च उच्च भस्म अंश, मतलब एस कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, ये कह रहा है। दूसरा है निम्न सल्फर अंश, ये बिल्कुल सही है, जो सल्फर की मात्रा है वो कम रहती है। थर्ड है निम्न भस्म संगलन तापमान, ये भी जो है वो गलत है। इसका सही आंसर है 1 और 2। भारत की लैटेराइट मिट्टियों के बारे में, वे साधारणतः लाल रंग की होती हैं, सही है। वे नाइट्रोजन और पोटास से समृद्ध होती है, नहीं, नाइट्रोजन भी कम होता है, पोटास भी कम होता है, और इसमें चूने की मात्रा भी बहुत कम होती है। फिर बात करेंगे उनका राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अच्छा विकास हुआ है, नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु जो दक्षिण भारत के एरिया है ये वहाँ पे ज़्यादा होती है। इन मिट्टियों में टैपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है, ये बिल्कुल सही है। आप इन दोनों ऑप्शंस को अगर देखेंगे तो ये एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट है। राजस्थान की अगर बात करें, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की, तो फिर वहाँ पे कहाँ काजू की फसल होती है, और लैटेराइट मिट्टी में काजू की फसल करी जाती है, इसलिए ये साउथ का ही है। बात करें निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राकृतिक गैस गोंडवाना संस्तरों में पाई जाती है, नहीं। अभ्रक प्रचुर मात्रा में कोडरमा में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। अभ्रक की राजधानी कहते हैं कोडरमा को। धारवाड़ खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है, नहीं। धारवाड़ जो है वो मिनरल्स के लिए
खनिजों के लिए प्रसिद्ध है, खनिज तेल के लिए नहीं है। लोहा, सोना, ये सब चीज़ें आपको धारवाड़ में ज़्यादा देखने को मिलेंगी। महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र है ये। फिर हम बात करेंगे कपास, मूंगफली, धान और गेहूं में से खरीफ की फसल कौन है। कपास भी खरीफ की फसल है, मूंगफली भी है और धान भी है। जो गेहूं है वो रबी की फसल है, इसलिए ऑप्शन केवल सी 1, 2 और 3। जलवायु चरम है, वर्षा कम है और लोग जलवासी पशुपालक हुआ करते थे। ये मध्य एशियाई स्टेपी की बात हो रही है। बात करेंगे मुद्रास्फीति ऋणियों को लाभ पहुंचाती है, मतलब जिसने ऋण लिया हुआ है, ऋण लेने वाले को लाभ पहुंचाती है, बिल्कुल सही है। मुद्रास्फीति बॉन्ड धारकों को लाभ पहुंचाती है, ये गलत है। जिसके पास बॉन्ड है, मुद्रास्फीति बढ़ गई है मतलब रुपए की कीमतें कम हो गई हैं, तो जो बॉन्ड धारक है, जिन्होंने बॉन्ड लिए हुए हैं, उनको घाटा होता है। और जो ऋणी है उसको लाभ इसलिए होता है क्योंकि मुद्रा की कीमतें कम हो गई हैं और उसको मतलब कम पैसा एक तरीके से देखा जाए तो चुकाना पड़ेगा। ये इकोनॉमी का सवाल है। प्रच्छन्न बेरोजगारी, क्योंकि जब उसने ऋण लिया था उस समय रुपए की कीमत ज़्यादा थी, आज रुपए की कीमत कम हो चुकी है, तो उसको एक तरह से तो लाभ ही हुआ ना। जब उसने ऋण लिया था वो उस पैसे से ज़्यादा चीज़ें खरीद सकता था। प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्यतः अर्थ होता है श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। ये ज़्यादातर कृषि के संबंध में इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि कृषि का एक छोटे आकार में भी बहुत ज़्यादा लोग कार्यरत होते हैं। तो जैसे घर में जितने लोग मौजूद हैं और सारी चीज़ें, तो जो कृषि की सीमांत उत्पादकता होती है वो शून्य होती है। ये नेक्स्ट है क्षेत्र केंद्र में मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। संसद के प्रति नहीं, सिर्फ लोकसभा के प्रति। संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे, बिल्कुल सही है। विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेगा, आर्टिकल 78 के अंतर्गत। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय विकास परिषद योजना आयोग का एक अंग है, ये गलत है। दूसरा है आर्थिक और सामाजिक योजना को भारत के संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। भारत का संविधान यह विहित करता है कि पंचायतों को आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय की योजना बनाने का कार्यभार दिया जाना चाहिए, ये भी सही है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 2 और 3। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं। दूसरा है जब राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्यों को मतदान का कोई अधिकार नहीं होता है, ये बिल्कुल सही है। और ये गलत है क्योंकि जो सभापति है वो सदन का सदस्य हो भी सकता है और वो चाहे तो स्वेच्छा से छोड़ भी सकते हैं अपनी सदस्यता। इसका ऑप्शन नंबर बी केवल 2। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य समान अवसरों के आधार पर समाज के कमजोर वर्गों के निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवाएं उपलब्ध कराना है, ये बिल्कुल सही है। यह देश भर में विधिक कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को निर्देश जारी करता है, ऑप्शन नंबर सी 1, 2 और दोनों। बात करेंगे तड़ित झंझा, मतलब जो बिजली चमकती है उसकी बात कर रहे हैं। तड़ित झंझा के क्यों उत्पन्न होता है, ये बात हो रही है। आकाश में कपासी वर्षा मेघ के मिलने से नहीं, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। तड़ित से जो वर्ष मेघों को पृथक करती है, ये भी नहीं होगा। हवा और जल के कणों के ऊपर की ओर तीव्र चलन से, ये भी नहीं होता। इसको मैंने एक्सप्लेन किया है। जो तड़ित झंझा है वो कब बनता है, जब बादलों के अंदर ऊर्ध्वगामी वायु प्रवाह के कारण बर्फ के कण और ओले जो हैं वो एक दूसरे से आपस में टकराते हैं। लिम्बू जनजाति सिक्किम की है, कार्बी एंगलोंग हिमाचल प्रदेश की है, डोंगरिया कोंद जो है वो ओडिशा की है और जो बोंडा है वो तमिलनाडु की। इसमें पूछा गया है युग्मों पर विचार कीजिए। तो जो लिम्बू है वो आसाम की जनजाति है। इसमें मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 3। लिम्बू जो है वो सिक्किम की है, कार्बी जो है वो आसाम की है, डोंगरिया जो है वो ओडिशा की है और मोंडा जो है वो भी ओडिशा की है। निम्नलिखित तरल परिसंपत्तियों पर विचार कीजिए। सबसे मतलब तरलता के आधार पर बताना है। सबसे ज़्यादा तरल क्या होता है, करेंसी। फिर इसके बाद बैंकों के पास मांग जमा है। थर्ड जो है बैंकों के पास बचत जमा है और सावधि जमा एफडी जो होता है वो सबसे कम तरल होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार क्या है, आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय के लिए ओपन मार्केट और ऑपरेशन, ये जो है
भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र ऋणदान से तात्पर्य किसको ऋण देना है? प्राथमिक क्षेत्र की बात करी जाए, प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग जिसको बोलते हैं, तो कृषि, लघु, माइक्रो एवं छोटे उद्यम, दुर्बल वर्ग, उपयुक्त सभी, इसका ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत एमएसएमई, शिक्षा, आवास, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनता है, नवीकरणीय ऊर्जा, सभी इसके अंतर्गत आते हैं। भारत में निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा एक पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है? तो ताप शक्ति है, क्योंकि इसमें 88% पानी का जो हिस्सा है वो इसके अंतर्गत आता है। जनांकिकी लाभांश के पूर्ण लाभ को प्राप्त करने के लिए भारत को क्या करना चाहिए? कुशलता विकास का प्रोत्साहन करना चाहिए, क्योंकि कुशल श्रमिक जो हैं वो देश के लिए बहुत अच्छे होते हैं। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में नृत्य एवं नाट्य कला की एक मुद्रा जिसे त्रिभंग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, एक पांव मोड़ा जाता है और देह थोड़ी किंतु विपरीत दिशा में कटी एवं ग्रीवा पर वक्र की जाती है। आप लोग नटराज की मूर्ति देख सकते हैं। एनी बेसेंट होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी, सही है। दूसरा, थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका थी, नहीं। इससे जो थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका तो जो थी वो थी मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अलकॉट। इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्षता की थी, हाँ इन्होंने एक बार अध्यक्षता की थी, सही है। ये सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस की। एल्बर्ट विल विवाद किससे संबंधित था? ऑप्शन नंबर सी, यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यता को हटाया जाना। सामान्य कीमत स्तर में बढ़ोतरी निम्नलिखित में से किस या किन के कारण हो सकती है? तो इसका ऑप्शन है 1, 2, 3। द्रव्य में, मतलब अगर आपके पास पैसे ज़्यादा होंगे तो भी आप मांग बढ़ेगी। उत्पादन के समग्र, अगर उत्पादन कम हो जाएगा और मांग ज़्यादा है तो भी ऐसा होगा। और दूसरा है प्रभावी मांग में वृद्धि, अगर किसी कारण मांग बढ़ गई है जनसंख्या वृद्धि के कारण तो भी। ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3। भारत की विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि में निम्नलिखित में से कौन एक मध्य समूह शामिल? ऑप्शन नंबर बी, विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा धारित स्वर्ण और विशेष आहरण अधिकार, जिसे एसडीआर बोलते हैं, एसडीआर बास्केट। निम्नलिखित में से किस एक का अपने प्रभाव में सर्वाधिक स्फीतिकारी होने की संभावना है? मुद्रास्फीति मतलब किसकी वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ेगी? तो बजट घाटे के लिए, वित्तीयन के लिए, नई मुद्रा, अगर नई मुद्रा, नई करेंसी आप छाप देंगे तो बहुत ज़्यादा मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी। द्रव्य की पूर्ति यथावत रहने पर यदि द्रव्य की मांग में वृद्धि होती है तो फिर क्या होगा? बाजार ब्याज की दर में वृद्धि हो जाएगी। अगर आपके पास पैसा लिमिटेड है और पैसे की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो क्या होगा? ऋण महंगा हो जाएगा। शीत कोष्ठ में भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं क्योंकि श्वसन दर जो है वो घटा दी जाती है। फिर बात करें निम्नलिखित भारतीय प्राणी जात पर विचार कीजिए। घड़ियाल, चैंपीट, कूर्म और अनूप मृग। संकटापन्न कौन है? ऑप्शन नंबर सी 1, 2 और 3। साइकिल और कारों में बॉल बेयरिंग का प्रयोग क्यों होता है? पहिए और धुरी के बीच संस्पर्श का प्रभावी क्षेत्र घट जाता है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। इसमें से दृष्टि भ्रम की बात कर रहा है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 और 4। गोधूली में सूर्य का अमाप, उषा काल में सूर्य का रंग, और इसके बाद में आकाश में तारों का टिमटिमाना। जब धूप वर्षा की बूंदों पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक परिघटनाएं जिम्मेदार हैं? ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3। ये तीनों ही घटनाएं, परिक्षेपण भी होना चाहिए, अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन। कई प्रतिरोपित पौधे इसलिए नहीं बढ़ते क्योंकि प्रतिरोपण के दौरान अधिकांश मूल रोम जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है, एक्स देश में आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से होगी। इसमें बात कर रहा है अनिवार्य रूप से होगी। एक्स में पूंजी, यदि एक्स में पूंजी निर्माण होगा। अगर किसी भी कंट्री में मान लीजिए पूंजी बहुत ज़्यादा बढ़ती है, पैसा बढ़ता है, तो वहाँ पे अनिवार्य रूप से आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? विषाणुओं में ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक एंजाइम नहीं होते। ये बिल्कुल सही है, ये हमेशा दूसरे पर निर्भर रहता है। मरुस्थल क्षेत्रों में जल ह्रास को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन से पर्ण रूपांतरण होते हैं? मतलब मरुस्थल के पौधों के विषय में बात करी जा रही है। कठोर एवं मोमी पर्ण होते हैं, लघु पर्ण छोटे पत्ते होते हैं, इसके जो पत्ते हैं वो कठोर होते हैं, और पर्ण मतलब पत्तियों की जगह पे कांटे होता है ताकि जो पानी है उसका बहुत ज़्यादा वेस्टेज ना हो, पानी बहुत ज़्यादा सूखे नहीं। प्रकृति के ज्ञात बलों को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है, जैसे कि गुरुत्व, विद्युत, चुंबकत्व, दुर्बल नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? गुरुत्व चारों में से सबसे प्रबल होता है, ये गलत हो गया। सबसे कमज़ोर होता है गुरुत्व, और सबसे प्रबल जो होता है वो होता है नाभिकीय बल।
निकट अतीत में हिग्स बोसॉन कण के अस्तित्व के संसूचन के लिए किए गए प्रयत्न लगातार समाचारों में रहे हैं। ये उस समय का करंट अफेयर्स का सवाल है, तो ये ऑप्शन 1 है। कवक मूली माइकोराइजियल जैव प्रौद्योगिकी को निम्नलिखित स्थलों के पुनर्वास में उपयोग में लाया गया, क्योंकि कवक मूल के द्वारा पौधे में क्या होता है, 1, 2 और 3 सूखे का प्रतिरोध होता है, पीएच की अतिसीमानताओं को सहन करने की क्षमता आ जाती है। अगर अम्लीयता क्षारीयता बहुत ज़्यादा है तो उससे क्या होता है, हेल्प करता है ये पौधों को वहाँ पे भी जीवित रहने में। रोगग्रस्तता से प्रतिरोध की क्षमता आ जाती है, रोगों से लड़ने की क्षमता भी इससे उत्पन्न होती है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद की रचना करते हैं? ऑप्शन नंबर बी 1, 3 और 4। इसमें वित्त आयोग के अध्यक्ष की कोई बात नहीं होती है। किसी दी गई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय के अंतर्गत आते उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होगी। ग्रामीण परिवारों को निम्नलिखित में से कौन सीधी ऋण सुविधा प्रदान करते हैं? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी प्रदान करते हैं, दूसरा जो है भूमि विकास बैंक प्रदान करते हैं। नाबार्ड जो है वो पुनर्वित्तीय संस्था है, मतलब ये सीधे ऋण नहीं देता है, ये बैंकों को, जो छोटे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को देगा, भूमि विकास बैंक, इन लोगों को ये ऋण प्रदान करेगा, पैसा देगा कि आप जा करके ग्रामीण परिवारों को ऋण बांटिए। ये जिस तरीके से आरबीआई जो है वो लोगों को सीधे ऋण नहीं देता है, वो क्या करता है, वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है। ठीक उसी तरह से जो नाबार्ड है वो सीधे वित्तीय नहीं करता है, बैंकों के माध्यम से करता है। तो ये हमारा हो गया आज का पूरा एक पेपर सॉल्व। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के लिए। अभी हम लगातार पेपर सॉल्व करेंगे ताकि जो है हमारा प्रैक्टिस होता रहे और हमें समझ में आए कि यूपीएससी का पैटर्न क्या है, हम एलिमिनेशन मेथड को किस तरह से लगा सकते हैं। और लोग बोलते हैं यूपीएससी सीधे क्वेश्चन रिपीट नहीं करता, बट पैटर्न रिपीट करता है। एक जो अंडरस्टैंडिंग होती है हमें वो आती है, कॉन्फिडेंस भी आता है, हमें ये समझ में आता है कि हमारी तैयारी का स्तर क्या है। सो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।